नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आधारशिला आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है संसद में विधायी प्रक्रिया। अब संसद में विधायी प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि संसद में किस प्रकार से कोई नया कानून बनाया जाता है और नया कानून बनाने के चरण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, किन किन चरणों से हो करके कोई कानून बनता है। ठीक है, यही हम लोगों को आज देखना है। अब देखिए, संसद में जब कोई कानून बनाना होता है तो संसद में सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। एक प्रस्ताव कोई सदस्य लेकर आएगा। उस प्रस्ताव को, यानी कि वो जो प्रस्ताव एक सदस्य लेकर आया है, वो सदन में रखना है या नहीं रखना है, इसका निर्णय सदन का सभापति या अध्यक्ष लेगा। अब जब अध्यक्ष ये निर्णय ले लेते हैं कि हाँ, ये फला फला प्रस्ताव है, इसको सदन में आज रखना है, तो जब सभापति या अध्यक्ष द्वारा वो प्रस्ताव सदन में रख दिया जाएगा तो प्रस्ताव कहलाता है विधेयक। ठीक है, अब ये विधेयक उस सदन से पारित होगा, दूसरे सदन में जाएगा, उसने भी अगर उसको पारित कर दिया फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने भी उसमें अपने हस्ताक्षर कर दिए तो वो विधेयक बन जाएगा अधिनियम। ठीक, अधिनियम बन गया, मतलब अब वो कानून बन चुका है और लागू हो जाएगा। अधिनियम इंग्लिश में कहते हैं अधिनियम को एक्ट, और विधेयक को कहा जाता है बिल। तो पहले बिल प्रस्तुत किया जाता है और दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद जब राष्ट्रपति की भी स्वीकृति उस विधेयक को या बिल को मिल जाए तो वो बन जाता है अधिनियम या एक्ट। ठीक, अब ये जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं संसद सदस्यों द्वारा, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सरकारी विधेयक जिसको गवर्नमेंट बिल बोला जाता है, या फिर गैर सरकारी विधेयक जिसे प्राइवेट बिल बोला जाएगा। अब सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? ऐसे विधेयक जो सदन में किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, किसी मंत्री द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वो हो जाएगा सरकारी बिल, और अगर किसी गैर मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, यानी संसद का कोई और सदस्य जो कि मंत्री ना हो उसके द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो वो प्राइवेट बिल या गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग कि जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं इनकी 4 श्रेणी है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, तो सबसे पहला जो मैंने लिखा है साधारण विधेयक, इसी को हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे। और साधारण विधेयक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारत में जो संसदीय विधायन है, संसद जो कानून बनाते हैं, उसमें से मैक्सिमम कानून जो बनाए जाते हैं वो साधारण विधेयक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक, तो सीधे चलते हैं अपन। फर्स्ट अपनी जो हेडिंग है साधारण विधेयक। देखिए, साधारण विधेयक को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी बिल बोला जाता है। साधारण विधेयक जो है ये किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में और किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदस्य, यानी ऊपर जो मैंने लिखा है कि या तो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए या फिर किसी गैर मंत्री द्वारा, यानी कि सरकारी बिल हो या फिर गैर सरकारी बिल, दोनों बिल जो है ये प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोनों बिल मतलब बिल तो एक ही है, साधारण विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा, सरकारी सदस्य द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। अब देखिए, साधारण विधेयक का देखेंगे हम लोग कि ये मैंने चरण लिख दिए हैं, 5 चरण इसके होंगे। ठीक, 5 चरण में, लेकिन पाठन जो है ये 3 पाठन होते हैं। इससे क्वेश्चन बन चुका है कि किस पाठन में कौन सी कार्यवाही या कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक, चलिए, तो प्रथम पाठन, यानी जिस सदन में ये विधेयक प्रस्तुत किया गया है वहां पे प्रथम पाठन होगा। अब प्रथम पाठन में होता क्या है? तो प्रथम पाठन में सिर्फ और सिर्फ विधेयक जो है इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैंने लिख दिया प्रस्तुतिकरण। ठीक, और भारत के राजपत्र में इस विधेयक का प्रकाशन किया जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम पाठन में सिर्फ 2 चीजें होंगी: विधेयक का प्रस्तुतिकरण और भारत के राजपत्र में प्रकाशन। अब भारत का राजपत्र या राष्ट्रीय गजट बोला जाता है, ये अलग से कोई पेपर नहीं छापती है भारतीय गवर्नमेंट। जो भी राष्ट्रीय अखबार होते हैं, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर हैं, उन्हीं में देखेंगे आप लोगों ने, कभी अगर पेपर पढ़ते होंगे तो देखा होगा कि एक पेज पूरा आएगा जिसमें लिखा रहेगा ऊपर भारत का राजपत्र और ऊपर उसके अशोक स्तंभ की फोटो बनी रहेगी। तो बस यही हो गया भारत का राजपत्र। ठीक, तो प्रथम पाठन में सिर्फ 2 काम होंगे: प्रस्तुतिकरण विधेयक का और
भारत के राजपत्र में या राष्ट्रीय गजट में उस विधेयक का प्रकाशन। ठीक, फिर द्वितीय पाठन, अगला जो चरण है द्वितीय पाठन में क्या होगा, द्वितीय पाठन में विधेयक पर चर्चा होगी। अब इस चर्चा करने के लिए क्या होगा, विचार विमर्श भी करना होगा। तो इस विधेयक पर गहन विचार विमर्श या व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करने के लिए सदन जो है ये कुछ समितियां गठित कर सकता है। ठीक, अब ये समिति कौन सी हो सकती है, समिति या तो उस सदन की प्रवर समिति हो सकती है या फिर दोनों सदनों से मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति। ये दो तरह की समिति गठित की जा सकती है सदन द्वारा। प्रवर समिति का मतलब ये है कि जिस सदन में ये विधेयक आया है उसी के सदस्यों से मिलकर बनने वाली जो समिति होगी वो प्रवर समिति होती है। और वो समिति जिसमें दोनों सदनों के यानी लोकसभा व राज्यसभा दोनों ही सदनों के कुछ कुछ सदस्य होंगे उसको संयुक्त, चूंकि दोनों के सदस्य हैं इसलिए इसको संयुक्त समिति बोला जा रहा है। इन दोनों समितियों का कार्य क्या होगा, इस विधेयक पर व्यापक स्तर पर या गहन विचार विमर्श करना। तो यहाँ पे क्या, विधेयक के विभिन्न खंडों पे, उसके उपबंधों पे, सब पे विचार विमर्श किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। किसमें, द्वितीय पाठन में। ठीक, अब अगला तृतीय पाठन। तृतीय पाठन में क्या होगा, केवल यहां पे जो चर्चा होगी ये विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने। ठीक, केवल इन दो मामलों के लिए ही विधेयक पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, क्योंकि विधेयक पर, उसके उपबंधों पर, उसमें क्या हानि क्या लाभ, ये सब जो है ये तो द्वितीय पाठन में ही चर्चा की जा चुकी है। इसलिए तृतीय पाठन में सिर्फ इस पर चर्चा होगी कि भैया इस विधेयक को स्वीकार करना है या नहीं करना है। ठीक, ये चर्चा होगी और इसके बाद मतदान करा लिया जाएगा उस विधेयक पर। और मतदान में अगर ये विधेयक साधारण बहुमत से पारित करा लिया जाता है, ठीक, अगर ये विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो गया तो फिर ये विधेयक जाएगा अगले सदन में। अब साधारण बहुमत का मतलब ये है कि उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत। ठीक, साधारण बहुमत से पारित हो गया और अब जाएगा वो दूसरे सदन में। अब अगला सदन जो है इसके पास क्या क्या संभावनाएं हैं, या तो ये इस विधेयक को स्वीकार कर ले या पारित कर दे। तो पारित होके वो पहुंच जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। ठीक, या तो ये अस्वीकार कर दे। ठीक, या तो ये इस विधेयक में कुछ संशोधन करके भेजे और या तो ये इस विधेयक को लंबित कर ले। लंबित करने का मतलब है कि ना तो उसमें स्वीकृति दे, ना तो अस्वीकृति दे, ना तो संशोधन करे, कुछ नहीं करे, बस उसको अपने पास रख ले। तब रख लिया, रुक गया। ठीक, तो कंडीशन यहां पे अगर ये पारित हो गया फिर तो चला जाएगा वो। अच्छा, किसी भी कंडीशन में इसको भेजना वापस पिछले वाले सदन को ही है, यानी अगर ये पारित भी कर लेगा तो भी ये जाएगा पहले वाले संशोधन के पास। दूसरा, पारित अगर नहीं कर रहा है तो फिर तो अटक ही गया, अस्वीकृत कर दिया। तीसरा, संशोधन करके भेज दे कि भैया ये विधेयक आपका अच्छा है लेकिन थोड़े थोड़े इसके जो उपबंध हैं या प्रावधान हैं इनको बदल के ऐसा कर लिया जाए, ऐसा संशोधन करके और वापस भेज देगा पहले वाले सदन को ही। और या तो फिर अपने पास लंबित कर ले। ठीक, तो देखिए अब जब अगर पारित करके भेज दिया पहले वाले सदन को, पहला वाला सदन फिर भेजेगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति को भी बताऊंगा, पहले इनमें देख लेते हैं। अस्वीकृत कर दिया तो फिर ये विधेयक जो है ये अधिनियम नहीं बन पाएगा। मतलब कि इस विधेयक का कानून बनने का जो रास्ता है उसमें गतिरोध आ गया है ना, ब्रेकर आ गया। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले सदन ने इसको अस्वीकार कर दिया। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि संशोधन करके भेजा। संशोधन करके भेज दिया पहले वाले सदन को और पहले वाले जो सदन है उसको ये संशोधन मंजूर नहीं है तो फिर गतिरोध आ गया, क्योंकि इसने संशोधन को
अस्वीकार कर दिया प्रथम सदन ने। और तीसरी कंडीशन कि लंबित कर ले, तो लंबित कब तक करेगा? लंबे समय तक अगर ये लंबित ही रखा और ये अवधि अगर 6 माह तक हो गई कि 6 माह से उसने लंबित ही रखा हुआ है, तब क्या कंडीशन होगी? तो जब इस प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो जाए किसी विधेयक के अधिनियम बनने में और वो कानून न बन पाए, तब एक कंडीशन है या एक प्रावधान है, एक विकल्प है जिसका नाम है संयुक्त अधिवेशन। ठीक, तब क्या होगा? तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन जिसमें दोनों ही सदन एक साथ आकर के वोटिंग करेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ वोटिंग करेंगे और तब देख लिया जाएगा कि विधेयक पारित होता है कि नहीं। अलग अलग पारित कराने की अपेक्षा संयुक्त अधिवेशन में विधेयक के पारित होने की संभावना बढ़ जाती है। कारण यह है कि लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो राज्यसभा से काफी अधिक है। लोकसभा में 543 सदस्य हैं जबकि राज्यसभा में 250 हैं। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो ज्यादा जो बहुमत रहेगा वो लोकसभा वाले चाहें अगर तो अकेले ही विधेयक को पारित करा सकते हैं, क्योंकि साधारण विधेयक से ही तो पारित कराना है, कोई विशेष बहुमत या इस तरह का बहुमत तो है नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन में फिर क्या होगा कि वो विधेयक के पारित होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये प्रावधान संयुक्त अधिवेशन कब होगा? जब दोनों सदनों से कोई कानून न बन पाए, कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए कानून बनने में। ठीक है, फिर अंतिम है राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो राष्ट्रपति भी क्या करेगा? या तो विधेयक को वैसा ही पारित कर देगा जैसा उसके पास आया, या तो अपने पास लंबित रख लेगा। ठीक है, और या तो फिर राष्ट्रपति भी, इसको संशोधन मत लिखते हैं, लिख देते हैं पुनर्विचार। ठीक, या तो इसने पारित कर दिया, या तो अपने पास लंबित रख लिया, या तो फिर पुनर्विचार हेतु वापस भेज दिया सदन के पास कि एक बार इस विधेयक पर फिर से सदन को विचार करना चाहिए। तो अगर पारित कर दिया तब तो वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा उसी क्षण जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। अपने पास लंबित रख लिया अगर, तो लंबित रख लिया तो फिर वो विधेयक कानून नहीं बनेगा, वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक, और पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज देता है जब राष्ट्रपति, और सदन जो है अगर वो उस पुनर्विचार यानी कि जिन मामलों पर उन्होंने पुनर्विचार की बात कही है तो उस पर पुनर्विचार करेगा, तो या तो चाहे तो राष्ट्रपति का सम्मान करेगा तो वापस भेजेगा ही नहीं, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ये सदन वापस राष्ट्रपति के पास उसी विधेयक को भेजता है बिना कोई संशोधन किए हुए, तब राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी और फिर ये विधेयक जो है ये अधिनियम बन जाएगा। तो ये थी प्रक्रिया साधारण विधेयक की।